Okay, today in this video we will do the chapter Introduction to Algebra। और ये जो चैप्टर है ये स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर है, 6 क्लास का चैप्टर है। इसको मैंने कोशिश करी है कि पूरी जितनी भी एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशन मैंने कोशिश करी है प्रोवाइड करने के, बट इस वीडियो में हम करेंगे कहाँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, फिर इसमें एक वर्ड आएगा वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, उनके मीनिंग की बात करेंगे। देन काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस काइंड्स ऑफ का मतलब है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उनकी बात करूंगा मैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग है लाइक और अनलाइक टर्म्स की भी बात करेंगे हम। इसमें कोफिशिएंट जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि ये एल्जेब्रा जो वर्ड है ना इसकी बात करता हूं। ये क्या है, इंट्रोडक्शन का मीनिंग तो आपको सबको पता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं एल्जेब्रा क्या है। देखिए, मैथ्स की बहुत सारी ब्रांच होती है, तो एल्जेब्रा है ना इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच यूजेस अल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट नंबर और अननोन वैल्यूज। ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम अल्फाबेट यूज करेंगे नंबर की जगह पे, एक्स वाई जेड ए बी सी, और आपको ध्यान रखना स्मॉल अल्फाबेट होंगे। जैसे एल्जेब्रा है ना ऐसे मैथ्स की और भी ब्रांच होती है। मैं बात करता हूं तो अर्थमेटिक भी होती है जिसमें हम नंबर की बात करते हैं, फिर ज्योमेट्री भी होती है, ज्योमेट्री में आपको डिफरेंट लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, फिर मेंसुरेशन भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें आप एरिया की बात करते हैं। सिमिलरली एल्जेब्रा है, इसमें हम बेसिकली अल्फाबेट को यूज करेंगे। अब अल्फाबेट को यूज आते हैं तो अल्फाबेट को कहते क्या है एल्जेब्रा में, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको एक बार बार वर्ड यूज करूंगा मैं, वो यूज करूंगा लिटरल और वेरिएबल्स। तो उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरिएबल जो वर्ड बोले या लिटरल्स बोले, इनका मीनिंग क्या होता है। वेरिएबल जो वर्ड है ना वो बना है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में वेरी। वेरी का मीनिंग होता है टू चेंज, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हम अक्सर कहते हैं ना भैया टेम्परेचर बड़ा वेरी कर रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है कोई भी रीडिंग। तो लेटर यूज टू रिप्रेजेंट, वेरिएबल क्या होते हैं, उन लेटर्स को बोलते हैं, उन अल्फाबेट को बोलते हैं जिनको यूज टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज। हम जो अननोन क्वांटिटीज लेते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं ना, उनको या तो लिटरल्स बोल देते हैं या वेरिएबल। तो ज्यादातर हम वेरिएबल ही बोलते हैं। ये सिंपल के लैंग्वेज में बात करूं कि ये जो वेरिएबल है ये हो गया एक्स वाई, राइट, वाई, फिर जेड, स्मॉल में लिखेंगे ए बी सी। तो ये ध्यान में रहे कि हम जो मैं यहां पे लिख देता हूं नोट में, वो ये है कि भाई एल्जेब्रा में ना हम स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं, क्योंकि जनरली 6 क्लास में बहुत बार दिक्कत होती है कि बच्चों को कैपिटल में लिख देते हैं। और मैक्सिमम यूज होने वाला जो अल्फाबेट है ना वो एक्स है, यानी कि एक्स जो है हम मैक्सिमम अननोन चीजों के लिए, जो चीज हमें निकालनी है। अब वेरिएबल का मीनिंग पता लग गया। अब बोलो सर इनकी वैल्यू कैसे होती है। देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर एक्स की वैल्यू 2 आई है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नोट करोगे एक्स की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर आपको इनका मीनिंग क्लियर हो गया है। अब जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, उनको वेरिएबल कहते हैं। अब बात होती है कि सर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको क्या कहते हैं, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि जो कांस्टेंट होता है ना वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। देखिए कांस्टेंट क्या, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। और सीधी सी बात बताऊं, कांस्टेंट है ना वो हम नंबर्स को बोल देते हैं, जो हमने नंबर्स पढ़े हैं ना भाई। फॉर एग्जांपल अगर इसके एग्जांपल दूं मैं 2 3 5 या 6 10 20 एटसेट्रा, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ओबियसली इनकी हर क्वेश्चन में सेम रहेगी ना, एक्स की तरह नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू चेंज हो जाए। तो आपको मैं बार बार कांस्टेंट बोलूंगा और वेरिएबल बोलूंगा। आई होप ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों को देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। अगर मैं वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को कंबाइन कर देता हूं तो जो मेरे पास बनता है ना वो क्या बनता है वो मैं आपको समझाता हूं। उसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बताई मैंने, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हों, राइट, और कांस्टेंट भी हों,
और कोई ऑपरेशन की बात होती है कि भाई या तो प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, कोई भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो, कोई भी ऑपरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोट करें x प्लस में 3 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 7x माइनस में 8 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे और इनके बीच में कोई भी साइन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैं 3 इंटू एक्स लिखता हूं तो इसका मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये ध्यान में रहे। कोई आपको लिखता है 7x की एक्स वाई तो इसका मीनिंग हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। फिर कुछ जगह पे ना टीचर यूज करने लग जाता है डॉट। इस डॉट का मीनिंग होता है अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन। बहुत बार टीचर यूज करेगा। कैसे? 7 इंटू एक्स इंटू वाई, और यहां पे भी लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स। तो डॉट का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मैंने अभी तक आपको बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो जाए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगले बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मजेदार है। आई थिंक ये अब बच्चे जनरली पूछते हैं। ये एक चैप्टर होता है, एक्सपोनेंट एक चैप्टर है, अगली क्लास में आप पढ़ोगे, उसमें और डिटेल में आता है। मैं पावर ऑफ ए वेरिएबल की बात कर रहा हूं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर x है ना, वो उसको हम मल्टीप्लाई कर दे 2 टाइम्स x इंटू एक्स, तो ये x की पावर 2 लिख सकते हैं। और हम इसको रीड करेंगे x टू द पावर 2। आपको नंबर से समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 है ना, ये कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स आया है, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। फिर अगर मैं लिखता हूं 7 इंटू 7, तो 7 है, ये 2 टाइम्स आया, तो 7 की पावर 2 लिख सकता हूं। जो नंबर ऑफ टाइम है ना, यानी कि ये जो है ये तो कहलाएगा आपका पावर, और ये जो x है ये कहलाएगा आपका बेस, राइट। इस केस में अगर मैं लूं तो यहां पे 7 जो है वो बेस हो गया और 2 है वो पावर होगी। देखिए इस केस में लेते हैं, अगर y आप नोट करें 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो y को मैं 3 टाइम्स y की पावर 3 लिख सकता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए जिसमें 2 वेरिएबल आ गया, p भी आया है और y भी। तो p कितनी बार आया है? p जो है वो 3 बार आया है, तो p की पावर में 3 लिख दूंगा। और y है अगर 2 टाइम्स आया है तो डॉट और y की पावर 2 लिख देते हैं। डॉट का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन होता है, नहीं भी लगाओगे तो भी करेक्ट होगा। आई होप पावर का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। भाई क्वेश्चन जनरली कैसे आएगा वो आपको बताता हूं। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको पावर में रिप्रेजेंट करो, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई a, मल्टीप्लाई में भी ये आ जाता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा b, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो a अगर यहाँ पे 4 टाइम्स है तो a की पावर 4 हो गया, और ये जो b है ये 2 टाइम्स है तो b की पावर 2 हो गया, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन ही होता है। इफ देर इज नो साइन बिटवीन दीज 2 टर्म्स, वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा यहाँ पे। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आई होप ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर पावर आपको क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। हमें स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, एक्सप्रेशन बनाने आने चाहिए। तो इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग की बात करूंगा कि भाई उनका मीनिंग आपको आना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए। ये जितने भी अपने वर्ड प्रॉब्लम है अपने मैथमेटिक्स में, वर्ड प्रॉब्लम में ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि बहुत काम आता है। तो इससे पहले टर्म्स के मीनिंग देखिए। अगर मैं ऐड की बात करूं या मोर की बात करूं, यानी कि वहां पे प्लस की बात कर रहा है, राइट। अगर कोई आपको कहता है ना टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई करना है। वहां पे अगर आपको कोई कहता है ना 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स कहता है तो 3 से। लेकिन आपको कोई कहता है भाई लेस है या रिड्यूस है, तो उसका मीनिंग है माइनस, ये माइनस कर देना आपको, राइट। फिर अगर क्वोशंट है, क्वोशंट तो डिवीजन से रिलेटेड होता है। आई होप यहां डिवीजन आप समझो। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आया था? राइट 2 मोर देन एक्स। तो देखिए इस मोर वर्ड का मीनिंग प्लस होगा, तो मैं 2 प्लस एक्स लिखूंगा तो भी करेक्ट होगा, और x प्लस लिखूंगा 2 तो भी करेक्ट होगा। दोनों करेक्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं कर सकते। देखिए कैसे,
आगे ये है 4 लेस देन 4, देखिए इसको y लेस देन 4। अब आपको पहले बच्चों की गड़बड़ होती है, सर इसमें क्या लिखे, 4 पहले लिखे हैं और y पहले लिखे हैं, तो आप 2 बार पढ़िए, y लेस है लेस देन 4, तो 4 माइनस y करेक्ट है। अगर आपने गलती से ये लिख दिया y माइनस में 4 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये कहता है कि y लेस देन 4 है। फिर एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन आ गया 4 टाइम्स सम ऑफ x एंड y। देखिए 4 टाइम्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स सम ऑफ x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई को मैंने सम करके ये कर दिया, तो इसका आंसर ये हो गया। इसकी बात करते हैं 2 टाइम्स x, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स x का मतलब 2x, एडिड टू 5, तो इसको ऐड करना है, यानी कि मुझे 5 ऐड कर दिया। फिर कहता है क्वोशेंट ऑफ x बाई वाई। देखिए x बाई वाई क्या, ये क्या कह रहा है, x अपॉन वाई, प्लस में एडिड टू y और y ऐड करना है। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्सप्रेशन बनाई है, इसका रिवर्स भी आता है। रिवर्स समझाता हूं, जनरली बच्चे कहते हैं रिवर्स कैसे करेंगे। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपको कहा जाएगा कि भैया अच्छा यहां पे आपने एक्सप्रेशन बनानी है, तो आप देखिए x प्लस 5 का क्या बनेगा, यहां पे लिख दोगे 5 मोर देन x, ये लिख सकते हो आप। 5 एडिड टू x लिखोगे तो भी सही होगा। इसमें देखिए अगर आप नोट करें तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 3 और x का, तो 3 टाइम्स x एडिड टू 4, तो यहां पे मैं लिखता हूं 3 टाइम्स x एडिड टू 4, ये आ गया आंसर। देखिए फिर आपको आपकी जो आंसर ऐसा होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन बना ले। इस केस में क्या करेंगे, देखिए 4 लेस देन x हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4 लेस देन x। आई होप ये आपको समझ में आ गया। आपको मैंने अभी तक एक्सप्रेशन बनाना बताया है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन का बनाया है, और फिर एक्सप्रेशन को वर्ड प्रॉब्लम बनाना बताया है, यानी कि अगर ऐसा आ जाए तो ये कैसे बनाएंगे। ये आपको अगर आ जाती है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता है राहुल इज 12 years old और राहुल एज इन टर्म्स ऑफ वाई। हमें वाई के टर्म्स में लिखना है। अब ये कहता है कि भाई 5 years ago, अब राहुल इज 12 years old आ गया, राइट राहुल एज इन टर्म्स ऑफ वाई, तो 5 years ago यानी कि 5 साल पहले माइनस करना है। तो इसमें अगर मैं 12 में से 5 माइनस करूंगा तो 12 माइनस 5 आ गया। लेकिन अगर ये y years ago की बात करेगा तो यहां पे हो जाएगा 12 माइनस में y। क्यों, क्योंकि भैया ये प्रेजेंट एज है उसकी, और कोई अगो की बात करता है तो माइनस करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 माइनस 5 तो 7 होता है। अच्छा जनरली बच्चे कहते हैं सर इनको माइनस नहीं कर सकते, देखिए इनको माइनस नहीं कर सकते, इनको मैं बताऊंगा। अब कहते हैं आफ्टर 8 years, अगर मैं इसका लिखूं, अगर अभी प्रेजेंट में 12 है तो 12 में मैं 8 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगी ईयर्स, यानी कि ऐड कर दिया। और आफ्टर y years पूछेगा तो ओबियसली यहाँ पे y प्लस 8 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। y प्लस 8 को मैं ऐड नहीं कर सकता, ये लाइक टर्म्स नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा लाइक टर्म्स क्या होती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इफ देयर आर x स्टूडेंट्स इन ए क्लास, दे आर अरेंज देमसेल्फ इक्वली इनटू द ग्रुप ऑफ 7, राइट, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर। पे टोटल्स ये कहता है दे आर, मैं आपको इस क्वेश्चन को ना बिना एल्जेब्रा के बता देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई टोटल जो स्टूडेंट है ना वो 40 हैं, और बच्चों ने ना ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप्स ऑफ 5 बना लिए, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ग्रुप निकालने का जो फार्मूला है ना वो है कि 40 बच्चे हैं, एक ग्रुप में 5 है तो नंबर ऑफ ग्रुप 8 आ गया।
तो सिमिलरली ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? टोटल स्टूडेंट जो हैं वो x स्टूडेंट्स हैं, और एक ग्रुप में यानी कि एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? 7 है। इन वन ग्रुप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो ये हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने यहां डिवाइड किया था ना, तो यहां पे हमें कहता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 7, तो x बाई 7 आंसर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल दिस इज क्वाइट इजी, एग्जाम में भी आया था एक बार। ये कहता है ब्लू पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रेड है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस में बिग माइनस स्मॉल है, डिफरेंस हो जाएगा 6 माइनस में x। और अगर हमें इनको टोटल लेंथ ऑफ बोथ पेंसिल की बात करें तो टोटल का मतलब तो ऐड करना होता है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर आपने देखो x प्लस 6 है ये करेक्ट है, और 6 प्लस x लिखोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन ये ध्यान में रखने की अगर आपने इस केस को x माइनस 6 लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगी। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो मैंने आपको अभी बताया था, हमें एक्सप्रेशन लिखनी है इन सब के लिए। 8 मोर देन z, तो इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी, ए मोर का मतलब होता है प्लस, z प्लस में 8, और अगर आपने लिख दिया 8 प्लस में z तो वो भी करेक्ट है। 2 लेस देन x, देखिए x माइनस 2 करेंगे, बट ये ध्यान में रखना अगर आपने 2 माइनस एक्स लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 टाइम्स y, देखिए ये वर्ड है 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स y और फिर x माइनस कर दिया। 2 टाइम्स y एडिड टू 3, यानी कि 2y एडिड टू 3, ये आंसर हो गया। कोशेंट ऑफ y बाई एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि 2 में से y बाई एक्स होगा, ये आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका रिवर्स भी जनरली पूछ लेते हैं, ये देखो रिवर्स आ गया। तो इनको अगर आपको एक्सप्रेशन बनानी, इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन बनाने के लिए कह रहा है 5/3a, यानी कि आप बहुत सारे तरीके हैं, यहां पे ये लिख सकते हो 5 टाइम्स a डिवाइडेड बाई 3, ये भी लिख सकते हो, और यहां पे लिख दोगे 5 टाइम्स a डिवाइडेड बाई 3, राइट। इसको देखते हैं 2 टाइम्स x एडिड टू 4, तो यहां पे लिख देते हो 2 टाइम्स x एडिड टू 4। ये देखिए अगर आप देखो, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़े बच्चे पूछते हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। ऐसे केस में पहले ब्रैकेट के इनसाइड वालों को हम बनाते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि 2 लेस देन y हो गया, तो मैंने लिख दिया 2 लेस देन y, फिर ये 5 मल्टीप्लाई हुआ है ना, फिर लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें और बच्चे समझ में नहीं आते। क्वेश्चन आता है अगर 5 है ना, अगर मैं 5 को कहूं कि भाई ये टर्म 1 है, राइट, और ये है ये जो टर्म 2 है, राइट, और ये वाली टर्म जो है ये टर्म 3 है, ये वाली टर्म 4 है, और ये वाली टर्म 5 है, और ये वाली टर्म जो है ये 6 है। अगर मैं ऐसे ही चलता रहूं तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए भैया कि 20th टर्म जो है ना वो क्या होगी, ये क्वेश्चन आ जाए। तो इस क्वेश्चन को बच्चे लॉन्ग मेथड से करने के लिए लिखते रहते हैं। 20th टर्म पूछ ले, आगे कोई आपको कहे कि बताइए व्हाट विल बी द 100th टर्म। इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें एक पैटर्न चाहिए। वो पैटर्न आपको समझाता हूं कि वो पैटर्न कैसे निकाले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लीजिए पैटर्न बताता हूं। सबसे पहले आप पता करिए इनके बीच में गैप कितना है। तो मैंने ध्यान से देखा तो प्लस का 4 हो रहा है, राइट।
यहाँ पे भी मैंने देखा प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे भी मैंने देखा प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे भी देखा 4 हो रहा है, यहाँ पे भी देखा 4 हो गया। तो एक जो रूल है ना वो जो है वो मैं निकालूं उससे पहले ये बताता हूं कि n लगा दीजिए। जनरली हम मैथ्स में कहते हैं nth टर्म के लिए, यहां पे मैं n का यूज करूंगा तो मैं जितना डिफरेंस है ना उसके साथ n लगा दूंगा। 4n लगा दिया। अब ये जो 4n है ना ये पहली टर्म के बराबर रख दीजिए, बराबर रखा। अब ये बताइए इस 4 में कितना ऐड करें कि 5 आए, ये क्वेश्चन है। तो आप एग्री करोगे सर 4 में तो 1 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये जो आया है ना 4n प्लस में 1, ये इसका रूल कहलाएगा, राइट। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, या मान लो थोड़ी देर के लिए ये इस टर्म की बात करते हैं कि ये जो टर्म है इसकी बात करेंगे कि भाई ये कौन सी टर्म है, तो ये जो टर्म है ये 6th टर्म है ना, तो 6th टर्म निकालने के लिए इस रूल में ये जो है 4n प्लस 1 में मैं पुट करूंगा n इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस में 1, तो 24 प्लस में 1 यानी कि 25। देखिए 25 ही तो है, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी में भी, यानी कि इस पैटर्न में अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये 1 पुट करूंगा तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो अब मुझे मान लो 20th टर्म चाहिए, हमसे 20th टर्म पूछा ना, तो 20th अगर टर्म चाहिए तो मैं इस फार्मूले में, कौन से फार्मूले में, 4n प्लस 1 में मैं n 20 पुट करूंगा, यानी कि जहां जहां पे n है ना वहां 20 पुट करूंगा मैं, और यहां पे 80 प्लस में 1 आंसर आ गया 81। वेल आपको ये क्लियर होगा, ये 81 होगा यहां पे। ये तो था नंबर का। जनरली बच्चे कहते हैं सर नंबर का तो आपने बता दिया, अब आप बताइए पैटर्न्स का। ये नंबर ऑफ स्टिक्स की बात करते हैं। तो देखिए स्टिक्स काउंट करते हैं पहले, ये 2 एग्जांपल ले लेता हूं। इस पैटर्न में अगर स्टिक काउंट करें तो 1 2 3 स्टिक्स हैं। इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पे अगर काउंट करें तो 5 है। और यहां पे अगर काउंट करें, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, लेट मी टेक, अच्छी तरह से दिखे इसलिए रेड ले लेता हूं। यहां काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 है। और अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं n की, आपने ध्यान दिया यहां n लिखा हुआ है कि रूल बताइए, पैटर्न बताइए। तो पैटर्न बताने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं, गैप 2 का गैप है, ये भी 2 का गैप है। तो मैं क्या करूंगा, पैटर्न जो रूल है वो तो बाद में लिखूंगा, पहले क्या करूंगा, इसके साथ n मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2n जो है ना वो बराबर होगा फर्स्ट टर्म के। 3 के बराबर कब होगा, जब यहां पे मैं 1 पुट करूं। वापिस समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, लीजिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि भाई सबसे पहला काम है कि ये जो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस 2 है ना, तो इसके साथ n लगा दीजिए और 3 के बराबर रखिए। अब 2 में क्या ऐड करें कि 3 आए, तो +1, तो ये हमारा रूल बन गया 2n + 1। अब इसको चेक कर लीजिए क्या मैं सही कह रहा हूं। तो ये जो शेप है ना, ये 3rd नंबर शेप है, तो इसको चेक करते हैं। पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3, शेप 3 है ना, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस में 1, यानी कि 6 प्लस में 1 7। तो क्या 7 आंसर आ रहा है, बिल्कुल 7 आंसर आ रहा है। तो ये जो रूल बनेगा ना ये बन जाएगा 2n + 1। ये एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टीचर 10th क्लास में आपको जरूर पढ़ाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। लेट मी टेक द रेड इंक। देखिए शेप 1 में नंबर ऑफ स्टिक्स की बात करते हैं, यहां पे कितनी स्टिक्स है वो हमें जरूरी है। ये है 1 1 2 3 4 5 6, ये तो हेक्सागन है 6। फिर यहाँ पे इसमें 6 है, तो इसमें काउंट करते हैं कितनी है, तो कि 6 तो है ही है, तो फिर ये कि 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है। फिर इसमें बात करते हैं तो ये 11 तो थी, 11 के बाद अगर आप देखें तो ये हो गया 12 13 14 15 16 स्टिक्स है। तो आपने नोट करा 5 का गैप, आपने नोट किया 5 का गैप, तो जो पैटर्न बनेगा ना वो पैटर्न क्या बन जाएगा, या पैटर्न बोलो या रूल बोलो, वो ये बनेगा कि 5n है, तो मैं इंक चेंज करता हूं 1 मिनट, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा 5n इक्वल टू 6 बनाना है, तो ये मुझे +1 करना पड़ेगा। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं दिक्कत ना हो,
कैसे करना पड़ेगा? ये कह रहा है कि 5n तो आया कहां से? यहां से आया, और ये इक्वल टू 6 कब बनेगा? 5 में 1 जोड़ने पर बनेगा। तो ये पैटर्न बना 5n प्लस में 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करते हैं कि क्रॉस चेक करते हैं कि भैया n अगर 3 हो तो n3 चेक करते हैं। तो n3 करने पे 16 आ रहा है क्या? यहां पे पुट करते हैं 5 इंटू 3 प्लस में 1, 15 प्लस 1 16। आई थिंक ये करेक्ट है। तो जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट। ये कहता है फाइंड द रूल, हम एक रूल निकालना है नंबर ऑफ स्टिक निकालने का। ऑल्सो कंप्लीट द टेबल, पहले कंप्लीट करते हैं। ये मुझे बढ़िया लगा, रूल निकालना फिर आपको बताऊंगा। देखिए ये कह रहा है कि इस पैटर्न में फर्स्ट नंबर पैटर्न जो है ना ये वाला, इसमें 7 नंबर ऑफ स्टिक्स हैं। 7 है, बिल्कुल सही, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है 7। 2 वाले में काउंट करी तो 7 के बाद में ये 3 एक्स्ट्रा हुई हैं, यानी कि 2 में 10 हो गया। 3 में पूछ रहा है तो एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है आपने नोट करा कि 3 में काउंट भी देखो, एक तो काउंटिंग करने का मेथड है। काउंटिंग करने का मेथड है कि भैया हमने यहाँ पे काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आ गया। अब क्वेश्चन है कि आगे वालों के लिए आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। देखिए आप खुद ही बताओगे कि भाई इसमें कितने का गैप हुआ है? प्लस का 3 हुआ है। इसमें कितने का गैप हुआ है? प्लस का 3 हुआ है। तो ओब्वियसली 3 के बाद जो नेक्स्ट आएगा ना 4, इसमें प्लस 3 होगा। लेकिन आगे इसने 5 नहीं पूछा, इसने 8 पूछा है। तो इसके लिए मुझे वो रूल निकालना पड़ेगा जिसकी ये बात कर रहा है, यानी कि पैटर्न, किस पैटर्न से ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो पैटर्न या रूल की बात करते हैं तो वैसे तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो फार्मूला है an का निकालने का, a प्लस में n माइनस 1d, लेकिन ये आपको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, 6 स्टैंडर्ड में नहीं काम करता है। तो यहाँ पे रूल देखिए कैसे निकालते हैं। आई थिंक ये आप समझने की कोशिश करना, जनरली बच्चे इसमें अटक जाते हैं। ये बताइए मुझे 3 का गैप है, सब में 3 का गैप है, तो यहाँ पे रूल जनरल बन जाएगा 3n। लेकिन आपने नोट किया कि ये तो फर्स्ट 1n1 डालने पर 7 बन रहा है, यानी कि जो 3n में बेसिकली 7 आ रहा है, तो यहां पे क्या ऐड करें? तो ये एडिशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 मिनट में आपको बताता हूं कि क्या ऐड करें कि 7 बन जाए। तो ये 4 बन गया। भाई मैंने 3n क्यों लिखा? क्योंकि 3 का गैप है। और 4 कहां से आया? क्योंकि 3n को n अगर 1 रखे ना, n 1 रखने पर 3 1 प्लस में 4, ये 7 बन रहा है। तो जो रूल बना वो बना 3n प्लस में 4। अब इस रूल में अगर मुझे n 8 पुट कर दूंगा, यानी कि पुट n इज इक्वल टू 8, और 8 पुट करने पर ये बन जाएगा 3 इंटू 8 प्लस में 4, यानी कि 24 प्लस में 4 28 आंसर आएगा। अब n अगर 11 निकालना है तो बताता हूं आपको n 11 निकालने का। देखिए n 11 निकालना है तो आपको यहां पे n की जगह पे 11 पुट करना है। 3n इज इक्वल टू 11 पुट करिए, तो n इज इक्वल टू 11 पुट करेंगे तो 3 इंटू 11 प्लस में 4 33 प्लस में 4 37 आंसर आएगा यहाँ पे। अच्छा मैंने, आप बोलो सर यहाँ पे 3 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये 4 के बाद सीधा 8 पूछा है, इसने 5 6 7 ये तीनों गायब कर रखे हैं। तो इसके लिए मुझे पैटर्न चाहिए, तो मैंने रूल लिख दिया। जनरली बच्चे रूल बनाना नहीं जानते तो ये टफ हो सकता है, नो डाउट 6 में जनरली नहीं आता है। एक बार और ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम है कि भैया यहां पे कितने का गैप है। अगर आप नोट करें यहां पे +5 का गैप है, तो यहां पे भी कितना होगा? +5 का गैप होगा, तो इसमें 18 आ जाएगा। यहां पे कितना होगा? ये भी +5 का गैप होगा, और यहां पे 23 आ जाएगा। लेकिन ये 7 और 12 पूछ रखा है। तो अब इस यहां पे रूल की बात करते हैं। तो रूल कैसे बनता है देखिए भैया, अगर 5 का गैप है तो 5n हो गया, और n 1 पुट करने पे 8 होनी चाहिए, यानी कि 5n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। लेकिन n 1 पुट करने पे 8 तो नहीं आ रहा। भाई n 1 अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया, यानी कि 5 इंटू 1 5 आया। तो मुझे 8 बनाने के लिए इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा रूल बन गया 5n प्लस 3।
इसमें आप n1 पुट कर लीजिए, n2 पुट कर लीजिए, 2 पुट करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन मुझे तो 7 पुट करना है, तो लीजिए पुट करते हैं n = 7, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, 5 × 7 प्लस में 3, यानी कि 35 + 3 38 आ गया आपका। राइट। अब मैं लास्ट वाला करता हूं। देखिए लास्ट वाले में क्या कह रहा है कि भैया ये n = 12 पुट करना है, तो यहां पे पुट करेंगे n = 12, तो इसकी जगह पे 12 करेंगे तो 5 × 12 प्लस में 3 60 प्लस में 3, ये हो गया 63, ये आंसर हो जाएगा 63। वेल आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पॉइंट कर लेते हैं। नाउ वी विल डू सम इंपॉर्टेंट नोट्स। पहले मैं ले लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैं टर्म्स का मीनिंग बताता हूं। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, वो होती हैं पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके बीच में या तो प्लस का साइन हो या माइनस का। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं क्यों मैंने बोला मल्टीप्लाई या डिवाइड से टर्म्स अलग नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म नंबर 1 है वो ये वाली हो जाएगी, टर्म नंबर 2 ये हो जाएगी, और टर्म नंबर 3 है वो ये हो जाएगी। लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताइए एक्स वाई जो है वो सिंगल टर्म है, 2 टर्म्स है, तो ये ओनली 1 टर्म होगी। क्यों? क्योंकि टर्म्स बनने के लिए या तो बीच में प्लस होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे भी एक्स बाई वाई क्या होगी, ये भी सिंगल टर्म होगी। सेम मैं कंसेप्ट बताऊंगा क्योंकि डिवीजन है। तो सिंगल टर्म कब होगी जब ये सिंगल टर्म है। अगर आपसे यही पूछ ले कि भी x प्लस में y माइनस 2, तो यहां पे आप नोट कीजिए 2 और ये 3, यानी कि टोटल 3 टर्म्स हैं यहां पे। तो टर्म्स जो होती है ना वो पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उनके बीच में या तो प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगर टर्म्स क्लियर है तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेता हूं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स बताओ। तो सबसे पहले जब मैं टाइप्स की बात करता हूं तो मोनोमियल के बताता हूं। देखिए मोनो वर्ड का मीनिंग होता है सिंगल, मोनो सिंगल, 1 टर्म जहां पे होती है, यानी कि एक। मोनोरेल आपने सुनी होगी, तो 1 टर्म होती है। तो फॉर एग्जांपल भाई ये 7x है, ये भी 1 टर्म है। आप बोलोगे सर ये तो दो नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है। फिर आपसे पूछो कि भाई एक्स स्क्वायर है, ये भी मोनोमियल है। अगर एक्स वाई जेड की पूछे तो ये भी मोनोमियल है। एक्स अपॉन वाई भी है, वो भी मोनोमियल है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी टर्म्स कब अलग होंगी, या तो बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन यहां तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये सिंगल टर्म्स ही काउंट करी जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। देखिए बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। आई होप ये आपको पता होगा। अब आपने अगर सुना भी होगा तो बाई जो वर्ड है ना, इस प्रीफिक्स का मीनिंग 2 होता है। आप बोलोगे सर कैसे, तो बाई से अगर ऐसे वर्ड बता दो, देखो बाइसिकल की बात करें, ठीक है। फिर आपने सुना होगा बाइनोकुलर्स की बात करते हैं, आपने बाइनोकुलर्स देखे होंगे। सो देयर आर मेनी वर्ड्स, इनका मीनिंग 2 होता है, यानी कि जहां पे 2 टर्म्स हो, एक्स प्लस वाई, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई हो गया, यहां पे 7x माइनस में 8 हो गया। तो इनके बीच में या तो प्लस है या माइनस है, तो इनको बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। अब देखिए अब ट्राई पे बात करते हैं। अब ओबियसली आप एग्री करोगे, ट्राई का मीनिंग होता है 3 टर्म्स होती हैं जिसके अंदर, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, क्योंकि ट्राई का मीनिंग ही 3 होता है। आप बोलोगे सर कैसे भी, देखिए आप नोट करिए, ट्राई का मीनिंग 3 होता है। अब इसी से ले लेते हैं, आपने ट्राइंगल सुना होगा। अब ट्राइंगल अगर सुना होगा तो ट्राई साइकिल भी सुना होगा, 3 टायर जिसके होते हैं। तो ट्राई मीन 3, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके 3 टर्म्स होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस में z, ये 3, एक्स स्क्वायर प्लस में 7xy माइनस में z। देखिए ये ट्राइनोमियल है, जिसके अंदर अगर 3 टर्म्स होती हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, राइट। अब मान लो 3 से ज्यादा होती है ना, मोर देन 3 जो होती हैं उनके लिए हम पोलिनोमियल यूज कर लेते हैं। मोर देन 3 होती हैं, क्यों? क्योंकि भाई जो पोली वर्ड है ना, इसका मीनिंग मैनी होता है, आपने सुना होगा।
तो जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होती हैं उसको पोलिनोमियल कहते हैं। मोर देन 3 टर्म्स जो हैं उसको पोलिनोमियल कहते हैं। वैसे पोलिनोमियल तो ये भी है, आपको 9th में टीचर बताएगा कि भैया पोलिनोमियल की डेफिनेशन जो है ना वो होती है जो वेरिएबल जिनकी पावर पॉजिटिव हो, लेकिन इस क्लास में मैं आपको नहीं समझाऊंगा। आपको इस क्लास में यही है, अगर मोर देन का आपसे कोई कहे कि भाई x प्लस वाई प्लस में z माइनस में 7a यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई तो हम क्या करेंगे, तो इसको कोई नाम नहीं देंगे, तो हम इसको कह देंगे ये पोलिनोमियल है, क्योंकि पोली वर्ड का मीनिंग है वो मैनी होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एक डिसीजन एक बड़े जो मिस्टेक है बच्चों की वो मैं आपको बताता हूं। मिस्टेक क्या होती है जनरली बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कोई आपसे पूछे ना 7x प्लस में 3x कितना होता है, तो ये बाइनोमियल अगर आपने कह दिया तो रोंग होगा। अगर आपने कह दिया बाइनोमियल है तो ये रोंग हो जाएगा। आपको डिसीजन कब लेना है, इनको ऐड करो। ये लाइक टर्म्स है, ये 10x हो गया। अब 10x जो है ना ये तो होती है मोनोमियल, तो मोनोमियल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा है कि कभी भी आप डिसीजन लो तो ऐड हो रही हैं तो उनको ऐड कर लीजिए। ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं। आप बोलोगे सर लाइक टर्म्स हमें पता नहीं है, मैं आगे लाइक टर्म्स का बारे में बात करूंगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है। आगे ले लेते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि कोफिशिएंट जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट का मीनिंग होता है ए फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। अब सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। देखिए कोई आपको कहे ना कि भाई 7x है, तो इसमें अगर मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछूंगा, देखिए दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। तो इस केस में अगर 2ab अगर मैं टर्म ले लेता हूं तो 2ab में जो नंबर है ना इस नंबर को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कह देंगे, राइट। और ये जो दोनों है ना ये लिटरल कोफिशिएंट में आते हैं। क्वेश्चन बताता हूं क्या आएगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और यहां पे आप लिख दोगे 7। अगर आपसे कोई पूछे, देखिए सेम क्वेश्चन मैं आगे यहां ले लेता हूं, इसमें आपसे ले लेता हूं कि यही क्वेश्चन है कि भाई 2ab है, 2ab में नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो 1 टर्म है इसके अंदर। फिर कोफिशिएंट ऑफ ए को हाइड कर लीजिए, ए को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2b बचेगा, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ बी पूछे तो इस केस में आप बी को हाइड कर लीजिए और इन दोनों को बचाओगे, यानी कि क्या बचेगा, 2a बचेगा। अब आपसे पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ab, तो ab का पूछे तो ab को हाइड कर लीजिए, यानी कि सिर्फ 2 आपको लिखना पड़ेगा यहां पे। तो ये कोफिशिएंट की बात होगी। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आपसे। फिर आपसे किसी ने पूछा 7x²y, सिर्फ ओनली अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें ना, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 7। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताइए x² का कोफिशिएंट क्या होगा इस टर्म में, तो x² को हटा दीजिए, 7y आंसर होगा। अगर मैं पूछूं भाई y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा, आप y को हाइड कर दीजिए, क्या बचा, 7x²। आपको 7 तभी लिखना है जब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें, तो जनरली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही पूछा जाता है इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हायर में पूछ लेते हैं। आई होप आपको कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म की बात करेंगे। 2 तरह की टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म जैसे खुद नाम कहता है, वो टर्म्स लाइक होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं, ये कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल भाई 7x है ना और 3x है, ये दोनों लाइक हैं। लेकिन अनलाइक क्या होता है, इस केस की में जो डेफिनेशन हो जाएगा वो वेरिएबल नोट सेम होगा, यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होगा। कैसे, 7x और यहां पे 3x² ले लेता हूं, ये x है ये x² है। अच्छा एक और ले लेते हैं 3x और 3xy, देखिए दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं ये अनलाइक टर्म्स के हैं। आप बोलोगे सर कोफिशिएंट तो दोनों में 7 7 है, नहीं फिर भी अनलाइक है। इस केस में अगर आप देखें, अगर मैं यहां पे 8x² ले रहा हूं तो यहां पे ले लेता हूं 3yx², ये दोनों लाइक होंगे।
भाई एक्स स्क्र वाई लिखो या वाई एक्स स्क्र लिखो, एक ही बात होती है, इनका वेरिएबल सेम है। अब ये काम कहां आते हैं? देखिए सबसे पहले जब भी हम ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स ओनली। मैं यहां क्या कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई आपसे पूछे 7x प्लस में 3x, तो आप आंसर लिखोगे 10x, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। अगर अनलाइक वाले केस में आपसे कोई पूछ ले कि भाई 7x प्लस में 3y कैन वी ऐड, वी कैन नॉट ऐड, हमें इसको स्टेट में लिखना पड़ेगा। ये कुछ वैसा ही है कि भाई 7 एप्पल है आपके पास, ओके, और 3 ऑरेंज है, तो कैन वी टेल कि हाउ मेनी एप्पल। ठीक है, हम इनको इसलिए ऐड नहीं करते कि ये अलग हो जाएंगे, ये एज इट इज रहेंगे। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट जो हैं वो लाइक टर्म्स का ही कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सर मल्टीप्लाई में। देखिए मल्टीप्लीकेशन जब होती है ना वो इजी होती है। सबसे पहले अगर कोई आपसे मोनोमियल इंटू मोनोमियल पूछे 3x इंटू 5y, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 15 और x इंटू वाई करा तो 15xy आ गया। लेकिन एक गलती करते हैं, अगर बाहर तो है 3x और अंदर है x प्लस वाई, तो जनरली बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, देखिए ये एक आदमी बाहर खड़ा है, अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं, जैसे ही गेट खुलेगा ये इससे भी हमें हाथ मिलाएगा, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आदमी इससे भी हैंडशेक करेगा, यानी कि प्लस में 3xy हो जाएगा। जनरली बच्चे इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, इन दोनों को ना करके दोनों टर्म्स x और y दोनों से, दिस इज द करेक्ट वन। आई होप ये आपको मिस्टेक मैंने बता दिया, आप मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखोगे। सो एडिशन कब करेंगे, जब लाइक टर्म हो, ये आपको क्लियर होगा। अच्छा सेम सब्ट्रैक्शन में है, 8y माइनस में 2y करूंगा, अगर ये लाइक टर्म है तो ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, आपको मल्टीप्लीकेशन का पता लग गया। डिवीजन तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 15xy है, इसको डिवाइड करते हैं 5x से, आपने लोअर क्लासेस में भी किया होगा, x से x कैंसिल हो गया और 15 5 1 जा, यानी कि 3y आंसर आ गया। डिवीजन पार्ट आप कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। अब नेक्स्ट करते हैं, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 6.2, ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल ये क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं। कहता है इन द एक्सप्रेशन फाइंड द कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, x का, जिसका निकालना है ना उसको हाइड कर लीजिए। x का निकालना है तो x को छोड़ के जो रिमेनिंग है ना वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि यहां पे कोफिशिएंट हो जाएगा 4/3z। अगर आप z का निकालना चाहते हो तो z को हाइड कर दीजिए, z को अगर हाइड कर देंगे तो यहां पे कोफिशिएंट बन जाएगा 4/3x। जिसका कोफिशिएंट चाहिए उसको आप हाइड कर लीजिए। इसमें देखिए एक्स जेड का पूछ रहा है, तो अगर एक्स जेड का पूछ रहा है तो हम पूरे एक्स जेड को है ना वो हाइड कर लेते हैं, तो इस केस में कोफिशिएंट जो है वो हो जाएगा 4/3। आई होप को ये क्लियर हुआ होगा। नीचे वाला और आपको कोशिश करता हूं, पहले आप ट्राई कर लीजिए। देखिए इसमें कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इस एक्स स्क्वायर को हाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये जो कोफिशिएंट है ये बन जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 5z, राइट। अब लेकिन y स्क्वायर का इसने पूछ लिया, तो इस केस में हम y स्क्वायर को हाइड कर लेंगे, तो रिमेनिंग क्या बचा 4x स्क्वायर अपॉन 5z। ये कोफिशिएंट है, आई थिंक मैं लिख देता हूं, दिस इज द कोफिशिएंट। लेकिन अगर आप ध्यान दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ लिया तो इन दोनों को हाइड कर लीजिए। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4/5z। वेल दिस इज आंसर। लेट्स मूव फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। वेल दिस इज इजीएस्ट वन, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। कहता है राइन को पावर्स बना के लिखिए। a अगर 3 टाइम्स आया है a की पावर 3, c भी अगर 3 टाइम्स है तो c की पावर 3। ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर b। देखिए p जो है ना वो 5 टाइम्स है, तो यहां पे p की पावर 5 लिखेंगे। q है या 2 टाइम्स है तो q की पावर 2 लिखेंगे। आई होप ये क्लियर। यहां x गिनते हैं, x देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो x को यहां पे लिखेंगे 4 टाइम्स।
फिर y की बात करते हैं 1 2 3 4, ये y भी जो है वो 4 टाइम्स है। फिर हम z की बात करते हैं, z इज ऑल्सो कमिंग 4 टाइम्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में a इज कमिंग 2 टाइम्स, सो a की पावर 2, b इज कमिंग 3 टाइम्स, सो b की पावर 3, एंड c इज कमिंग 2 टाइम, देन c की पावर 2। आई होप ये इजी क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग वन। क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें लाइक टर्म्स है ना वो आइडेंटिफाई करनी है, राइट। फिर कहता है कि कोफिशिएंट निकालो। कोफिशिएंट मैं इसको हटा देता हूं, कोफिशिएंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले मैं लाइक टर्म देखना बताता हूं। देखिए लाइक टर्म होते हैं जिसमें सेम वेरिएबल है, याद दिला देता हूं। कैसे कि 4x और 5x ये लाइक टर्म है, राइट। फिर 7xy और 8yx ये भी लाइक टर्म है। xy लिखो या yx लिखो, एक ही बात है। तो वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। डिसाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड यहां पे है, यहां पे भी x, देखो x यहां पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई स्क्वायर जेड यहां पे भी है और एक्स वाई स्क्वायर जेड यहां पे भी है। तो लाइक टर्म्स इसमें जो है ना वो हमें 3 मिली हैं एक जैसी। पहली वाली ये वाली है एक्स वाई स्क्वायर जेड, दूसरी वाली है वो हमें मिली है ये वाली। इसमें 4y स्क्वायर एक्स जेड लिखा है, एक ही बात है। और ये भी एक्स वाई स्क्वायर है। आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी लिख सकते हो। तो 3 लाइक टर्म्स हैं। एक और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर एक और अच्छा तरीका है, इनको अल्फाबेटिकली अगर लिखोगे ना तो ये पहले मैं अल्फाबेटिकली लिखता हूं, ए बी स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। यहां इसको अल्फाबेटिकली लिखो, जो पहले आता है ए स्क्वायर बी एक्स, ये आपको गलती नहीं होने देगा, चांसेस ऑफ। ये क्या हो जाएगा -6 ए बी स्क्वायर एक्स। फिर आप देखिए इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है 8 ए बी एक्स स्क्वायर, और यहां पे आप नोट करें तो 4 ए बी स्क्वायर एक्स। अब मैं बात करता हूं लाइक टर्म्स की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो लाइक टर्म है। तो अब को लिखने पे लाइक टर्म्स आपका इजी हो जाएगा। कैसे? ए बी स्क्वायर होना चाहिए, यहां तो ये तो है नहीं, बी स्क्वायर यहां पे है, एक्स है, और बी स्क्वायर एक इसमें भी है और बी स्क्वायर इसमें भी है, ये दोनों हो गए। और आप नोट करें तो ए बी स्क्वायर इसमें भी, ये 3 टर्म्स लाइक हैं। ए बी स्क्वायर एक्स पहला, और ये वाला -6 ए बी स्क्वायर एक्स, और ये वाला 4 ए बी स्क्वायर एक्स, ये हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं इस केस में। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सीक्वेंस में बना लो, उससे इजी हो जाएगा। 4l m पहले आता है तो m स्क्वायर n क्यूब, ये तो lmn ही है, लेकिन इस केस में बनाना पड़ेगा आपको। 4l m पहले लिख देता हूं और n है वो बाद में लिख देता हूं। फिर इस केस में भी बना लेते हैं 6l स्क्वायर, और ये m की पावर 3 है। और इस केस में अगर बनाओगे तो l m स्क्वायर और n क्यूब, एक ही बात होती है, आप पहले अल्फाबेटिकली लिखो। अब क्वेश्चन बात करते हैं लाइक टर्म्स की, तो देखते हैं लाइक टर्म्स कैसे निकालते हैं। देखिए l m स्क्वायर, ये तो क्यूब आ गया, ये भी है m स्क्वायर n क्यूब। आई थिंक ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स लाइक हैं, यानी कि 2l m स्क्वायर n क्यूब और -8l m स्क्वायर n क्यूब। यहां क्यों है? क्योंकि ये अगर आप नोट करो l की पावर 2 आई है और यहां पे l की पावर 1 आई है, तो ये नहीं होंगे। सो दिस इज आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर द डी पार्ट। इसके लिए इंक चेंज कर लेता हूं मैं, लीजिए रेड इंक आ गई। सेम, पहले आपको कंफ्यूजन हो तो इनको बना लीजिए। देखिए इस केस में देखते हैं एक्स वाई जेड स्क्वायर, मैंने अल्फाबेटिकली लिखा, यहाँ जेड 2 बार आया है तो इसको मैं एक्स स्क्वायर वाई और जेड की पावर 2 पहले ही लिख लेता हूं। यहाँ पे 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और इसको -4x वाई जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई होना चाहिए और जेड का स्क्वायर होना चाहिए। एक्स वाई ये रहा और जेड का स्क्वायर हुआ, तो ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स में आ जाएंगी। तो लिखिए लाइक टर्म्स इक्वल हो जाएंगी एक्स वाई
जेड स्केयर और -4xy जेड स्केयर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मजेदार सबसे इजी क्वेश्चन है। कहता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल टर्म, और बाई का मतलब होता है 2 टर्म्स, और ट्राई का होता है 3 टर्म्स, राइट। तो इसमें और आप देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसमें सिंगल टर्म है। आप बोलोगे सर ये तो 6xy, देखिए टर्म्स जो होती है ना उनके बीच में प्लस का साइन होगा, टर्म 1 और टर्म 2, ये हमें पता है, राइट। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये सिंगल टर्म काउंट की जाएगी मोनोमियल। यहाँ पे आप नोट कीजिए 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स को कहेंगे बाइनोमियल। वाइल आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ 3 टर्म्स अगर हैं तो 3 टर्म्स को है इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। आई होप दिस इज क्लियर। एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि 3x प्लस में 4x प्लस में 5x ये क्या होगा। तो आंसर है पहले ही अगर ऐड हो रही हैं, देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, आपको पता है लाइक टर्म्स हैं, तो पहले डिसीजन लीजिए, ऐड हो रही हैं तो ऐड कर लीजिए। ऐड किया तो 12x आया, और 12x का डिसीजन क्या हुआ, मोनोमियल। यानी कि अगर आपने इसको लिख दिया ट्राइनोमियल तो उसको मैं 0 नंबर दूंगा। मोनोमियल इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऐड करना है आपको, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं तो ऐड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। कहता है इवेलुएट, फाइंड करना है। ये इस क्वेश्चन में x की जगह पे 6 पुट करना है, y की जगह पे 4। तो लीजिए इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू निकलेगी। किस में पुट करना है भैया, देखिए मैं आपको यहाँ पे इंक चेंज करके समझाता हूं। ये लिखा हुआ है 2x, तो 2 इंटू 6, ये 6 आ जाएगा। फिर लिखा है प्लस का y के मतलब 4, और फिर ये डिवाइडेड बाय ये 4। अब देखिए बोर्ड मास रूल हम बात करते हैं। बोर्ड मास में डिवीजन पहले आता है ना, तो इन दोनों को डिवाइड ही कर लेते हैं भैया पहले। तो डिवाइड करा तो ये 1 आया और आंसर आ गया 13। सो 13 इज द वैल्यू। एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए इस केस में हमें x की जगह पे 3 पुट करना है, y की जगह पे 2 करना है। तो लीजिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि 8x स्क्वायर का मीनिंग है 8x इंटू एक्स, अगर आप भूल गए हो तो पावर 2 है, और इसका मीनिंग है 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये 3 बार आएगा क्योंकि ये पावर 3 है। तो लीजिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, x की जगह पे 3 पुट किया जाए तो 8 इंटू 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू वाई की जगह पे 2 पुट करते हैं, ये लीजिए 2, राइट। फिर यहाँ पे y 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको सिंप्लीफाई करें। 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और ये 8। पहले दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड किया तो मेरा आंसर आया 102। -8 कर देते हैं। -8 करने पर ये आ गया आंसर 94। दिस इज आंसर। अब इसके सी और डी पार्ट हैं, ये 2 लास्ट पार्ट है। इस चैप्टर का वीडियो ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें a की जगह पे 1 पुट करना हो तो वैल्यू लिखिए। वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 एज इट इज है। a की जगह पे 1 पुट करते हैं, b की जगह पे 2, b की जगह पे 2 पुट किया गया, राइट। c की जगह पे 3, c की जगह पे 3, और ये -3 एज इट इज। पहले बोर्ड मास को फॉलो किया जाए। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस। कई बच्चे कहते सर हमें मल्टीप्लाई 2 को भी कर सकते हो मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इन दोनों को कर लीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 जा 18 आया। इंटीजर चैप्टर याद आया, -21 इज द आंसर।
वेल ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन है वैल्यू निकालना है, आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू x की जगह पे। पहले मैं आपको बता देता हूं ये 5 2 टाइम्स आएगा, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर x इंटू एक्स होता है। ये 3x है तो लीजिए 3 इंटू 5, डिवाइड का साइन, और ये 2 है और यहाँ पे 4। याद दिलाता हूं बोर्ड मास रूल क्या कहता है। बोर्ड मास कहता है कि भैया पहले डिवीजन कर लीजिए, तो पहले डिवीजन करने से पहले ये तो मल्टीप्लाई है और ये पहले सोल्व करना है हमें। तो सोल्व करा तो ये हमारा हो गया 315/2। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो ये तो बन गया 225, और इसको करा तो इसको 15/2 आ गया, और इसको करा तो 4। तो हमें पता है भैया 2 2 5 15/2 तो 7.5 होता है। मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 2 2 5 7.5 और 4, इनको ऐड करते हैं तो डेसिमल चैप्टर मुझे याद आ गया। तो ये हो गया 13236 पॉइंट, देखो पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा 0.5। दिस इज द आंसर। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। विद दिस चैप्टर इज ओवर, और थैंक यू वेरी मच।